नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज यहां पर कपास यानी कॉटन की करेंगे, जहां पर कॉटन के तेवर एक बार फिर बदलने लगे हैं। जहां घरेलू बाजार में भाव 9 महीने के हाईज पर हैं, वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो भाव सितंबर 2022 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर हैं, यानी कि 16 महीने के हाईज पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव कारोबार कर रहे हैं। क्या है कॉटन में इस तेजी के पीछे के कारण? किस तरह की मांग मिलों की तरफ से, स्टॉकिस्ट की तरफ से और हेजर्स की तरफ से आती हुई नजर आई है, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ देश और विदेश में इसकी मांग किस तरह की बनती हुई एक्सपेक्टेशन है, उस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा और डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये तेजी बाजारों में हमने आते हुए देखी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है या भारतीय बाजार, किस तरह के अंडरलाइंग फंडामेंटल्स आप यहाँ देख रहे हैं? देखिए, आइस फ्यूचर जो है वो 15 दिन में करीब करीब 10 से 12 सेंट बढ़ गया है। तो अगर हम इंडियन रुपी में इसको कन्वर्ट करें तो 7,500-8,000 रुपया आइस फ्यूचर में बढ़ा है। तो हमारे यहाँ अभी भी देखो, इतना रेट हमारे यहाँ नहीं बढ़ा है। जी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन कॉटन 800 पॉइंट डिस्काउंट पे चल रहा है। मतलब अगर हम आज इंडियन कॉटन 61,000 का रुपीस का रेट लेते हैं तो इट विल कॉस्ट अराउंड 93 सेंट उसका आएगा। और आइस फ्यूचर अभी मई महीने का चल रहा है 102 सेंट। तो आज भी हम आइस के बहुत पीछे हैं। जितना आइस कॉटन बढ़ा है उतना इंडियन कॉटन नहीं बढ़ा है। तो 800 पॉइंट बेसिस का अभी भी हम डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो ये डिस्काउंट कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, ये बड़ा एक पेचीदा प्रश्न है कि कैसे ये गैप पूरा होगा। क्योंकि ये गैप ज्यादा डिस्काउंट पे रहेगा नहीं, ऐसा हमारे को लगता है। या तो आइस फ्यूचर को कम होना पड़ेगा या तो इंडियन कॉटन को बढ़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आज है मनीषा जी। अतुल जी, किस तरह की होल्डिंग्स हैं एज ऑफ नाउ बाजार की? क्योंकि फसल बेहतर मानी गई है इस बार, तो कैसी मांग है भारतीय मिलों की तरफ से और किसके पास कितना स्टॉक पड़ा है? जी, देखिए, जीनर के पास तो स्टॉक है नहीं इस साल। हम्म। और करीब करीब 215 लाख बेल्स का फरवरी एंड तक अराइवल हो गया है और 75-80 लाख बेल्स और आना बाकी है। अगर हम सीआई का क्रॉप पकड़ें तो 294-295 लाख बेल्स का प्रेसिंग होगा, ऐसा हमारा कमिटी ने फर्स्ट एस्टिमेट किया था और तभी से हम उस पे स्ट्रिक्ट हैं। हम्म। तो उसमें से 215 लाख बेल्स करीब करीब अप्रोक्सीमेटली आ गई है और 75-80 लाख बेल्स का कपास फार्मर के घर में पड़ा हुआ है। हम्म। मगर लास्ट 10 दिन में ये जो आइस फ्यूचर बढ़ा उसका असर फार्मर्स पे भी आ गया है। तो फार्मर्स की बिकवाली एकदम से कम हो गई है। और टोटल इंडिया की जो अराइवल लास्ट 15 दिन पहले 1.5 लाख बेल लेती थी, वो अभी सिर्फ 80-90 हजार गांठ की पर डे अराइवल रह गई है। तो अब डिपेंड ये है कि ये फार्मर पे आने वाले दिनों में मार्केट भी, इंडियन मार्केट भी कैसे फॉलो करेगा, कैसे भाव रहेंगे, ये अभी टोटल फार्मर्स के हाथ में चले गया है। और अगर आप स्टॉक की बात करें तो जो 50-60 लाख बेल्स का स्टॉक है उसमें करीब करीब 32 लाख बेल्स का स्टॉक सीसीआई के पास है। और करीब करीब 18 से 20 लाख गांठ का स्टॉक ट्रेडर्स, जीनर्स, एक्सपोर्टर, एमएनसीज, ये सब मिलके उतना स्टॉक है। तो 50 से 60 लाख बेल्स का स्टॉक है, जो कि हार्डली 2 महीने का कंजम्पशन है। तो बहुत स्टॉक नहीं है। और स्पिनिंग मिल भी 100%, 90-95% कैपेसिटी पे चल रही है। तो इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले हमारा कॉटन का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है मनीषा जी। हम्म। जी। जी हाँ, कुछ तेजी यहाँ पर हमने डिमांड में आते हुए देखी है, चाहे वो कंजम्पशन है भारतीय बाजारों के लिहाज से या फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स के हिसाब से भी। अरुण सेक्सरिया जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं रीजन कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो हमने इतनी ज्यादा एक तरफा पिछले 2 हफ्तों में तेजी आते हुए देखी है, उसके रीजंस? मनीषा जी, जैसे पहले कहा, आइस का मार्केट है। आप अगर 20 तारीख को आप देखोगे, 20 फरवरी को, इट वाज अराउंड 91.50 सेंट्स।
और आज अभी वी आर लुकिंग एट 101.50 सेंट. सो विद इन 8 डेज ये जो बाजार है लगभग 10 सेंट बढ़ा है. एंड पर्टिकुलरली इन लास्ट 3 डेज 27 और 28 ये 2 दिन 26 तारीख को 101.68 है. सो वी आर लुकिंग एट प्राइस राइज इन लास्ट 2 डेज 3 डेज. यहाँ पे जो ओआई देखोगे आप आइस के अंदर, ओआई इज मेनली विद द funds or the specs which you call them. 70%, 65 to 70% is held by them. So they are control of the market, and once they are in control of the market, then all the fundamentals go for a toss. और आज आप ये देखिए फिजिकल डिमांड कितनी है. आज जो भी एक्सपोर्ट भी कर रहा है या जो भी एक्सपोर्टर लोग बाइंग कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स आर बाइंग कॉटन, दे आर बाइंग बेसिकली ऑन hedging basis, and the bases are so attractive for them. आज 400-500 ऑन में बिकती थी, आज जैसे अभी गणात्रा जी ने कहा कि 800 पॉइंट माइनस में मिल रही है. सो इट्स अ नो ब्रेनर. मतलब फॉर एनीबडी, आज मैं आप कोई भी जाके बाजार में रुई ले लो और हेज कर लो, इट्स अ नो ब्रेनर. आपका ये तो इसमें यू हैव टू मेक मनी, बट देन विल इट फाइंड एक्चुअल यूजर? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. मेनी पीपल हैव अ थियरी कि व्हेन इट गो द डिफरेंट फॉर, well, it is a normal phenomena, but then we are not seeing that happening in last 2 years or 1.5 years. So ये तो मेरा एक मानना है. जहाँ तक एक्सपोर्ट का सवाल है, जहाँ तक आपका कंजम्पशन का सवाल है, आई स्लाइटली बैक टू डिफर कि भाई यहाँ पे कंजम्पशन इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आज सबके पास इन्वेंट्री लेवल्स आर वेरी हाई. आज ग्लोबल लार्ज कंज्यूमर, यू गो टू वियतनाम, यू गो टू ऑल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश के अंदर people want cotton, but वहाँ पे possible नहीं है because there are a lot of fundamental problems are there about finance, about foreign exchange, which is not available. So where do you export cotton? So a lot of buyers a lot of merchants are putting the cotton into the warehouses. Different, they can they would be able to sell it whenever the market is active or whenever the demand revives. So मेरा मानना है कि this is not a very sustainable model. This is not something which is going to hang on for a long time. Okay. हो सकता है कि अगर आइस, जैसे अभी गणात्रा जी ने भी कहा कि आइस नीचे आना पड़ेगा या इंडियन प्राइसेस ऊपर जाना, इंडियन कमती है, बट आइस के नीचे आने की संभावना ज्यादा है. अच्छा, ठीक है. तो मुनाफा वसूली यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिल सकती है. एक अतुल जी, आपको भी क्या लगता है कि कहाँ फिर आगे जाकर यहाँ पर प्राइसेस की रेंज बनती हुई नजर आ सकती है? एज ऑफ नाउ फरवरी का महीना बेहतरीन रहा, लोज से तो अच्छी खासी तेजी हम देख ही चुके हैं, लेकिन आपको भी लगता है कि ये भाव सस्टेनेबल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है मनीषा जी. हमारे यहाँ इंडिया में अभी ये 60-61,000 के भाव है. वो अभी मुझे नहीं लगता है यहाँ से ये भाव कम होंगे. इसमें भाव बढ़ने की उम्मीद है, कम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मिलों को भी माल नहीं है. मिलों के पास इंडिया में इन्वेंट्री, मिलों के पास लास्ट 1 महीने में मिलों ने माल ही नहीं लिया, तो मिलों की इन्वेंट्री बहुत कम हो गई है. दे मिल्स हैज टू परचेज द कॉटन. जो बाइंग है वो मेनली एक्सपोर्टर्स और स्पिनिंग मिल की बाइंग आएगी. और मुझे ऐसा लगता है कि जो आइस फ्यूचर 100 सेंट के ऊपर रहा, तो आइस फ्यूचर और यान की मार्केट का लिंक है. तो ये देखते हुए ऐसा लगता है कि आइस अगर 100 सेंट के ऊपर बना रहेगा तो यान में अच्छी डिमांड आएगी, और अगर यान में 10-20 रुपया बढ़ गए तो कॉटन की तेजी आगे जारी रहेगी. क्योंकि अगर यान में भाव बढ़े तो मिल वालों को थोड़ा भाव बढ़ा के भी माल लेने में वांदा नहीं है, ऐसा लग रहा है मनीषा जी. ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी तेजी हम यहाँ पर आता हुआ देख चुके हैं. कुछ स्टेबिलिटी आए तो अच्छा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन एज ऑफ नाउ यहाँ से नहीं है. मार्केट थोड़ा सा टाइट है, और ऑन ग्राउंड फंडामेंटल्स या फिर जो फंड इंटरेस्ट है वो भी एज ऑफ नाउ कॉटन में काफ़ी स्ट्रांग बनता हुआ. बहुत शुक्रिया अतुल जी, अरुण जी साथ जुड़ने के लिए और कॉटन के बारे में वो पूरा पर्सपेक्टिव भी देने के लिए. एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. अकेडिया कमोडिटीज के अजय केडिया एंड chartandtrade.com के विकास बगारिया, आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है. अजय, सबसे पहले कॉटन पर आपका व्यू लेना चाहेंगे. थोड़ा सा डाइवर्जेंट व्यू था इंडस्ट्री की तरफ से, लेकिन आपको चार्ट्स पे क्या लगता है? वेरी गुड इवनिंग मिर्जा जी. डेफिनेटली अगर हम देखें तो इट वाज टोटली स्पाइक, और लग भी रहा था, बिकॉज अगर हम देखें तो पिछले
1.5 साल से मार्केट एक बड़ी गिरावट के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा था, जो 75 सेंट से 85 सेंट के बीच में ट्रेड कर रहा था। और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन के बाद अब उम्मीद है सेंट्रल बैंक जिस ढंग से स्टेप्स लेगी, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। नो डाउट क्रॉप को भी लेकर कंसर्न्स बने हुए थे, तो ये जो जंप है मुझे लगता है टेक्निकली सस्टेनेबल है, बट अपसाइड लिमिटेड रह सकता है बिकॉज ऑलरेडी काफी बड़ी रैली हो चुकी है। तो आई थिंक 108 से 110 सेंट तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा कि जनवरी तक कम से कम 2 लाख बैल का अराइवल था, वो अब घटना चालू हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सेंटीमेंट इंप्रूव होता भी है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 62 500 तक का लेवल एक बार डोमेस्टिक में दिखा सकता है। इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, डिमांड कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। एब्सोल्युटली। और इसी के साथ साथ अजय, टॉप ट्रेडिंग कमोडिटीज क्या होंगी आपकी आज के सत्र के लिए? सबसे पहले अगर हम बुलियन की बात करें तो गोल्ड में मुझे लगता है कि 62 200 250 के करीब बेच के चलिए, क्योंकि जिस ढंग से आज इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे वो ज्यादा क्लैरिटी देंगे, बट हायर साइड पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाया, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि 62 200 पे बेचना चाहिए। 62 400 का स्टॉप लॉस रहेगा। 61 800 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की भी अगर बात करें तो चांदी मई वायदा 71,000 71,000 में बेचना चाहिए। 71 500 का स्टॉप लॉस रहेगा। 70,000 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। ऑलराइट विकास, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? जैसे बात की गई कि जीडीपी डेटा है, इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, तो काफ़ी कुछ डेटा इस हफ्ते अभी आना बाकी है, लेकिन इन सब से चलते, इन सब की एक्सपेक्टेशन में आपके टॉप ट्रेड्स क्या हैं? जी मनीषा जी, गुड इवनिंग। हाँ, जैसे देखिए मनीषा जी, गोल्ड का जो इंटरनेशनल गोल्ड के जो चार्ट्स में देख रहा हूँ वो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे चल रहा है और हायर एंड पे बार बार रेजिस्टेंस लेके वहां से सेलिंग दिख रहा है। तो 2056 से $2000 का एक रेंज दिख रहा है। तो इसी के रेंज को देखने के बाद मैंने मेमसेक्स के चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड में एक बिकवाली का बियरिश मोड दिख रहा है, तो गोल्ड बेचना चाहिए। 62,120 के करीब चल रहा है, तो 62,200 300 के करीब बेचना चाहिए। 62,550 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 61,850 और 61,300 तक के टारगेट्स गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर मनीषा जी सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी सेल ऑन राइज लग रहा है। अगला वायदा जो है मई का, उसको बेचना चाहिए सिल्वर में। एंड सिल्वर में मेरे को लगता है कि 70,000 और 69,500 के जो लेवल्स है वो इजीली देखने मिल सकते हैं। ऊपर 71,250 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। जी मनीषा जी। विकास, मेटल्स में कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? क्योंकि कुछ बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर हमने आज कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स में आते हुए देखी। मनीषा जी, कॉपर का एक ट्रेडिंग बेट है, किंतु वो 722 के नीचे है। हम्म। कॉपर अगर 722 के नीचे जाता है तो 718 एंड 712 के टारगेट आ सकते हैं। ओके। तो इसमें एक सेल का अपॉर्चुनिटी रहेगा, बट स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, 726 का रहेगा। तो थोड़ा ये बियरिश मोड पे लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स में, तो यहाँ से हो सकता है डाउन ट्रेंड इसका देखने मिले। ऑलराइट, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर मेटल्स में जारी रह सकती है। काफ़ी सारे डेटा हैं जिसका बाजार को इंतजार भी है। बहुत शुक्रिया विकास एंड अजय जी, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए। ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।